Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video, we will discuss about the Lac operon mechanism, and here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. First of all, what is operon? So, the operon is the group of genes. Operon is the group of genes with related function present on the same chromosome and act as a regulatory unit. बहुत सारी जीन जो कि रिलेटेड फंक्शन वाली हैं, बहुत सारी जीन जो कि रिलेटेड फंक्शन वाली हैं, जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, तो उनको एक साथ क्या बोला जाएगा? रेगुलेटरी यूनिट। और इसी रेगुलेटरी यूनिट को हम बोलते हैं ऑपेरॉन। सिंपल सी बात है, बहुत सारी जीन मिलके एक काम करें, दैट इज ऑपेरॉन, राइट। तो जैसे अगर हमें कुछ म्यूजिक कंपोज करना है, तो उस म्यूजिक के कंपोजिशन में हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, हारमोनियम की होगी, तबले की होगी, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक पर्टिकुलर चीज़ का म्यूजिक बनाया जाएगा, राइट। तो बहुत सारी जीन मिल के एक फंक्शन के लिए काम कर रही हैं। सो द group of genes with related function and all these genes are present on the same chromosomes and they act as a regulatory unit, और इसी regulatory unit को हम operon बोलते हैं। In the operon many genes are involved. operon में बहुत सारी genes involved हैं, जैसे structural gene, regulatory gene, regulator gene जिसको बोला जाता है I। हमेशा बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं, रेगुलेटर को वो आर से लिखना चाहते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर है वो आ रहा है आर, बट इसको अगर हम लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे आई, राइट। सो आई इज द रेगुलेटर जीन, आई इज द रेगुलेटर जीन। ऑपरेटर जीन ओ, ये सिंपल है, एंड प्रोमोटर जीन पी। तो किसी भी ऑपेरॉन में ये सारी जीन्स तो होंगी ही होंगी, किसी भी ऑपेरॉन में ये सारी जीन्स तो होंगी ही होंगी। स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपेरॉन, कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऑपेरॉन के होते हैं? लैक ऑपेरॉन, जो कि कॉमनली हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोज। यहाँ पे जो लैक है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज ऑपेरॉन। टीआरपी ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, एरा ऑपेरॉन, अराबिनोज ऑपेरॉन, हिस ऑपेरॉन, हिस्टिडीन ऑपेरॉन एंड वेल ऑपेरॉन, वेलिन ऑपेरॉन। जो एनसीईआरटी के हिसाब से ऑपेरॉन्स हम समझते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का भी जिक्र एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लैक ऑपेरॉन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लैक ऑपेरॉन से, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है नीट में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो लैक ऑपेरॉन, each operon has its specific operator and specific repressor। हर ऑपेरॉन में अगर हम ऑपरेटर बोलें वो भी स्पेसिफिक है, अगर हम रिप्रेसर बोलें वो भी स्पेसिफिक है, राइट। तो जैसे अगर मान लीजिए लैक ऑपेरॉन है, ZYA, इस तरीके से ये लैक ऑपेरॉन है, राइट। तो इसमें ये है स्ट्रक्चरल जीन, ये ऑपरेटर है, प्रोमोटर है और ये रेगुलेटर जीन है। अब इसी तरीके से अगर हम ट्रिप्टोफैन बनाएं, तो ट्रिप्टोफैन में जो स्ट्रक्चरल जीन है
ऑपरेटर, प्रमोटर, आई, ये सब अलग अलग होते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब है हर ऑपेरॉन में अपने खुद के स्ट्रक्चरल जीन होंगे, अपना खुद का ऑपरेटर और अपना खुद का जो रेगुलेटर है वो अलग अलग होगा, स्पेसिफिक होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रिप्टोफैन में भी यही सारी चीजें हैं तो लैक ऑपेरॉन में भी यही हो, अराबिनोज में भी यही हो, सबका अपना स्पेसिफिक जीन होता है। बट एक ऑपेरॉन में जितने भी जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं और रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है। हम सबसे पहले बात करेंगे लैक ऑपेरॉन के बारे में। इन दिस ऑपेरॉन those genes are regulated which are involved in catabolism, breakdown of lactose। जो लैक ऑपेरॉन का बेसिक मोटो है, जो इसका बेसिक काम है, वो है लैक्टोज को तोड़ना। जब किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे ये जो ऑपेरॉन है, इस ऑपेरॉन का बेसिक मोटो है कि ये लैक्टोज का ब्रेक डाउन करे। कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए ये ऑपेरॉन रेगुलेटेड रहता है। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। और इस डाइसैकेराइड में ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं। इस डाइसैकेराइड में क्या क्या है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो मान लीजिए अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज जो है वो किससे बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। लैक्टोज किससे बना है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। डाइसैकेराइड का मतलब है इसमें दो मोनोसैकेराइड हैं। और दो मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस लैक्टोज में जो बॉन्ड है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में, इस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहाँ पे अगर हम लैक्टोज की बात करें, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? लैक्टोज। तो लैक्टोज को अगर हम बोलें तो लैक्टोज को हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइड। लैक्टोज का दूसरा नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइड। राइट, ध्यान से सुनना। गैलेक्टोज का दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड। लैक्टोज किस किस से बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। एक डाइसैकेराइड है। इस डाइसैकेराइड में जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच की जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है? इस बॉन्ड को तोड़ना है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच का जो बॉन्ड है, इसका ब्रेक डाउन करना है। और इसी ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब नेचुरल सी बात है, अगर किसी दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, बनाना है, व्हाटएवर, तो यहाँ पे एंजाइम की जरूरत होगी। और एंजाइम को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होगी। प्रोटीन के लिए एमआरएनए की जरूरत होगी और एमआरएनए के लिए जीन की जरूरत होगी। राइट, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ जीन का ऐसा प्रोडक्ट होगा जो प्रोटीन बनाएगा, जीन एक्सप्रेस होगी और जीन एक्सप्रेस होगी तो एंजाइम बनेगा। तो एक एंजाइम की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और उस एंजाइम को हम बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर हम गैलेक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइड बोल रहे हैं, साइड है, टर्म से बहुत फोकस करना है। लैक्टोज क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइड। जो एंजाइम इस पे काम कर रहा है वो है एज, साइडेज। तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच का ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज है या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, इसका ब्रेकडाउन करेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अलग कर देगा। ग्लूकोज क्यों चाहिए? ग्लूकोज का बनना जरूरी क्यों है? ग्लूकोज का बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी देता है। फाइनली गैलेक्टोज भी एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलके क्या बनाएंगे? फाइनली एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। इसीलिए लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन जरूरी है और इसके लिए एंजाइम का होना जरूरी है। राइट, सो आई अगेन रिपीट, लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन को हम पूरा अगर डिटेल में बोले तो हम बोलेंगे लैक्टोज ऑपेरॉन। इस लैक्टोज ऑपेरॉन में जो भी जीन्स होंगे वो एक कलेक्टिव फंक्शन करेंगे, एक यूनिट की तरह काम करेंगे
और यहाँ पे इनका काम है कि ब्रेक डाउन करना लैक्टोज को। अब यहाँ पे जब लैक्टोज का ब्रेक डाउन किया जाएगा तो यहाँ पे बनाया जाएगा एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि लैक्टोज का दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जब लैक्टोज टूटेगा तो इसका मेन मोटो है एनर्जी देना। ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का मेन मोटो क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। अब यहाँ पे ये जो जीन है, इस कंडीशन में हम देखें कि ऑन है या ऑफ है, इसी चीज को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीन रेगुलेशन, जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन, इसकी हम डिटेलिंग करते हैं। तो जब हम लैक ऑपेरॉन की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा एक फ्रेम बना के दिखाया था, तो यहाँ पे जब हम लैक ऑपेरॉन के जीन्स की बात करते हैं और ये सारे मिलके यहाँ पे कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में काम करें, तो कौन कौन से जीन्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आई जीन। दिस आई जीन इज नोन एज रेगुलेटर जीन। दिस आई जीन इज नोन एज रेगुलेटर जीन। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेसर जीन और इनहिबिटरी जीन। आई जीन कोई जीन है, इस जीन का काम है नेचुरली आरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन करना, क्योंकि डीएनए तो है, ये डीएनए पे ही ऑपेरॉन को हम पढ़ते हैं। तो डीएनए पे जो जीन है, व्हाट इज जीन? अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो यही जो यूनिट है जिसको हम ऑपेरॉन के फॉर्म में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो नेचुरली ये जो डीएनए है, इससे बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, किसी भी ऑपेरॉन में चार चीजें तो होंगी होंगी। पहला रेगुलेटर जीन, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा प्रोमोटर एंड चौथा स्ट्रक्चरल जीन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेगुलेटर जीन की, जिसको यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया गया है। इस जीन का काम है एमआरएनए बनाना, एमआरएनए का काम है प्रोटीन बनाना। अब जैसे ही प्रोटीन बनेगा तो ये रेगुलेटर जीन है। इस रेगुलेटर जीन ने जो प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। इस जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन को बनाया, इस जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, यानी कि आई जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन को बनाया, तो इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है रिप्रेसर जीन। इसको हम एक और नाम देते हैं रिप्रेसर जीन, राइट? सो आई जीन इज रिप्रेसर जीन और रेगुलेटर जीन। बच्चे कई बार आई से कंफ्यूज हो जाते, इंड्यूस करने वाला, नो, इट इज नॉट फॉर इंड्यूसन, राइट? तो ये इंड्यूस करने के लिए नहीं है, ये रोकने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी जीन। सो हियर अ प्रोडक्ट इज फॉर्म। इस जीन ने क्या बनाया? अपना एक प्रोडक्ट बनाया। This gene forms a product and this product is known as repressor. तो इसका सिंपल सा मतलब है, ये जीन एक्सप्रेस हुआ, ये जीन एक्सप्रेस हुआ और इसने बनाया अपना प्रोडक्ट प्रोटीन की फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, इसका आगे हम डिटेल में काम देखेंगे कि इसका काम क्या होगा। तो यहाँ पे इन ब्रीफ हम समझ लें तो हम क्या बोलेंगे, ये जो प्रोटीन बना है, इसका काम है ऑपरेटर से बाइंड होना। इसका काम क्या है? ऑपरेटर से बाइंड होना। ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। क्लियर? अब ये ऑपरेटर से किस कंडीशन में बाइंड होगा, किस कंडीशन में बाइंड नहीं होगा, इसकी भी हम आगे डिटेलिंग करेंगे। अभी केवल हम इस ऑपेरॉन में जीन का फंक्शन क्या, उसको हम डिटेल कर रहे हैं। तो आई जीन रेगुलेटर जीन है, जो रेगुलेटर जीन क्या बना रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन। इस कारण इसको रिप्रेसर जीन भी बोलते हैं। ये बाइंड करता है ऑपरेटर से। किससे बाइंड करता है? ये ऑपरेटर से। अब यहां पे एक और जीन आता है, इस जीन को हम बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। प्रोमोटर, अगर डीएनए पे प्रोमोटर साइट है तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज इसको सिग्मा फैक्टर की हेल्प से रिकॉग्नाइज करेगा। ये चीज हम ऑलरेडी डिटेल कर चुके हैं। होलो एंजाइम, ये सारी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हियर P stands for promoter. This is the binding site for
आरएनए पॉलीमरेज, किसकी बाइंडिंग साइट है ये? आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है। यानी कि अगर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो यहाँ पे ही आके अटैच होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, ये सेगमेंट है डीएनए का, बात समझना ध्यान से, सेगमेंट है डीएनए का। डीएनए के सेगमेंट को यूज करके आरएनए बनाना है, तो आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज होना जरूरी है, तभी तो यहाँ पे आगे पूरा का पूरा फंक्शन हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे P इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आता है और बाइंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर का फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, इज द बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ पे ये वाला जो रिप्रेसर प्रोटीन है, अगर ये एक्टिव होता है तो ये ऑपरेटर पे आके बाइंड कर जाता है। अब एक बात ध्यान देना है, हम पढ़ रहे हैं लैक ऑपेरॉन, और इस मैकेनिज्म में यहाँ पे आई जीन हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा ही बनाएगा, चाहे लैक्टोज हो या लैक्टोज ना हो। ये बात ध्यान रखना, आई जीन हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, यानी कि आई जीन हमेशा एक्सप्रेस होगा, चाहे लैक्टोज हो या लैक्टोज मीडियम में ना हो, ये रिप्रेसर तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर? रिप्रेसर प्रोटीन का बनना 100% श्योर है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन में बाइंड करेगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम जाने कि ये जो रिप्रेसर है ये आके यहाँ पे बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करेगा ऑपरेटर से। तो बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन दैट इज ऑपरेटर। फिर ये जो पार्ट है ZYA, सीक्वेंस याद रखनी है, ZYA सीक्वेंस कभी भी इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ट्रांसलोकेशन नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। कभी भी Y की जगह A को या Z की जगह Y को नहीं रखना है। सीक्वेंस शुड बी दिस Y, Z एंड A। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। अब इनका फंक्शन अलग अलग है, ये फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, इस पॉलीमरेज के बाइंड होने से यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, डीएनए को यूज करके आरएनए बनेगा। तो इन तीनों इस पर्टिकुलर, चाहे Z हो, Y हो, A हो, इन तीनों से मिलके एक ही mRNA बनेगा। तो mRNA एक ही बनेगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन वाले पोर्शन से केवल एक ही mRNA बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट? ये डीएनए है, इससे एक ही mRNA बन रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं इस ऑपेरॉन में इन स्ट्रक्चरल जीन से एक ही mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो Z पार्ट है, Z वाला जो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट है, ये बनाएगा एक एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे Z से पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, आरएनए से यहाँ पे प्रोटीन बना और प्रोटीन ने एंजाइम को बनाया। तो यहाँ पे जो एंजाइम बनेगा वो बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाएगा परमिएज, Y बनाएगा परमिएज, और A बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, A बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। सीक्वेंस याद रखनी है ZYA, ये तीनों मिलके एक ही mRNA बनाएंगे, बट ये जब प्रोटीन बनाएंगे तो वो प्रोटीन अलग अलग होगा और अलग अलग प्रोटीन अलग अलग एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे तीन अलग अलग एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीन अलग अलग एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया, ये तीन अलग अलग एंजाइम्स बन गए। अब ये तीन एंजाइम्स का फंक्शन भी अलग अलग है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नाम से पता चल रहा है, पहले वाली स्लाइड में हम पढ़ भी चुके हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जैसा नाम, उसी तरीके का इस एंजाइम का सबस्ट्रेट। तो बीटा गैलेक्टोसाइड पे आके काम करेगा, यानी कि लैक्टोज पे काम करेगा और लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। सो इट ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, नाम से पता चल रहा है हमें। गैलेक्टोसाइडेज
वर्क ऑन बीटा गैलेक्टोसाइड. व्हाट इज बीटा गैलेक्टोसाइड? लैक्टोज. लैक्टोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा, राइट. नेक्स्ट, अगर इस पर्टिकुलर एंजाइम को काम करवाना है तो इसके लिए लैक्टोज होना चाहिए, और अगर लैक्टोज होना चाहिए तो उसको सेल में आने की परमिशन, सेल में परमेबिलिटी बढ़ाना, उसको सेल में लाने का काम करेगा परमिएस. नाम से पता चल रहा है. सो एंटर लैक्टोज इनटू द सेल, यानी कि ये सेल की एंट्री करवाएगा लैक्टोज में, लैक्टोज की एंट्री करवाएगा सेल में, राइट. नेक्स्ट, ट्रांस एसिटाइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है, अगर हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी को बढ़ाना है, तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसकी एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों की ज़रूरत होगी, और वो चीज़ें हैं एसिटाइल ग्रुप. एसिटाइल ग्रुप को लाना, इसको लाने का काम, गैलेक्टोसाइडेज पे अटैच करवाने का काम करेगा ट्रांस एसिटाइलेज. कौन करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज. तो इस बात को थोड़ा ऐसे समझे. मान लीजिए ये ईस्ट है, ये कोई भी सेल है, इकोलाई है, वट एवर द सेल इज. हियर द mRNA इज प्रेजेंट. ये mRNA है. अब यहां पे लैक्टोज है, बाहर लैक्टोज है बहुत सारा, राइट. यहां पे लैक्टोज है. अब इसको अंदर लेके जाना है, तो इसको अंदर ले जाने के लिए परमिएस, इसको अंदर ले जाने के लिए परमिएस, लैक्टोज अंदर जाएगा, या बीटा गैलेक्टोसाइड अंदर गया, और इस पे जो एंजाइम करेगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इसका ब्रेकडाउन कर देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में. ग्लूकोज गैलेक्टोज टूट गए, तो परमेज ने इसको अंदर आने की परमिशन दिलाई. ये मीडियम था, और इस कल्चर मीडियम से इस सेल्यूलर एक्टिविटी को बढ़ाया, मतलब यहाँ पे परमिएबिलिटी बढ़ाई मेम्ब्रेन की, और यहाँ पे लैक्टोज को एंट्री दिलवाई. इसी तरीके से यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज है. इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी को एनहांस कराएगा. तो यहाँ पे कैसे एनहांस होगी? तो यहाँ पे क्या है? एसिटाइल एंड कोएंजाइम है, ये दोनों है. इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइड पे अटैच करवाएगा. कौन? ट्रांस एसिटाइलेज. तो ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज का मतलब है ट्रांसफर कराएगा एसिटाइल ग्रुप को, और यहां पे अटैच करवा देगा किससे? बीटा गैलेक्टोसाइड से. और जैसे ही एसिटाइल ग्रुप इससे अटैच होगा तो इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा. क्लियर? तो इस तरीके से ये सारे एंजाइम अपना अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं. आई अगेन रिपीट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई एंड व्हाट इज आई? आई इज रेगुलेटर जीन. दिस इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेसर जीन. दिस इज ऑल्सो नोन एज इनहिबिटरी जीन. इसका काम है हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाना. ये हमेशा ऑन रहेगा, लैक्टोज मीडियम में हो, लैक्टोज मीडियम में ना हो, राइट. इसका मेन काम है रिप्रेसर प्रोटीन का कि ऑपरेटर से आके बाइंड करता है. प्रमोटर का काम क्या है? कि इस प्रमोटर साइट को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज इसको पहचान के इस पे बाइंड हो जाता है. क्लियर? इसी तरीके से जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये सारी स्ट्रक्चरल जीन एक एमआरएनए बनाती हैं, बट इनसे जो प्रोटीन बनता है वो अलग अलग, और प्रोटीन से अलग अलग एंजाइम बनते हैं. तो सीक्वेंस याद रखनी है ZYA. Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में
कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है वाई। वाई बनाता है परमिएज एंजाइम जो लैक्टोज को अंदर आने के लिए प्रेरित करता है, उसकी एंट्री को परमिट करता है परमिएबिलिटी बढ़ा के। और यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करने का काम करता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, वाई बनाता है परमिएज और Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चरल जीन कौन सा एंजाइम बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बात, mRNA एक है, बट इस mRNA पे अलग अलग प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन है। तो इस mRNA को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA या mRNA। पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, इस mRNA को बोला जाता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपेरॉन। अब हमें ये पता है कि अगर लैक ऑपेरॉन के मैकेनिज्म को समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेनली लैक्टोज का क्या रोल है। तो पहली कंडीशन हम ये ले रहे हैं जहां पे लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज नहीं है। अब जब लैक्टोज ही नहीं है जिसके लिए ये मैकेनिज्म किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जीन किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। ये जीन किस कंडीशन में है, ये जीन ऑफ कंडीशन में है, राइट। क्योंकि लैक्टोज नहीं है तो जीन ऑफ है। तो उस ऑफ कंडीशन में एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसे हैंडल होता है इसको हम डिस्कस करें। पहली कंडीशन, this is lac operon and these are the different genes which are located on this operon. This is regulator gene, promoter, operator and structural gene, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहला आई जीन, रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन, इस रेगुलेटर जीन का काम क्या है, इस रेगुलेटर जीन का काम है आरएनए को बनाना। चाहे लैक्टोज हो चाहे लैक्टोज ना हो, यहाँ पे ये हमेशा प्रोटीन बनाएगा ही बनाएगा। और इससे बनने वाला प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि इसको हम रिप्रेसर जीन बोल रहे हैं। तो रिप्रेसर जीन जो प्रोटीन बना रहा है उस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। ये एक्टिव प्रोटीन है। ये अभी कैसा कंडीशन में है, एक्टिव। एक्टिव क्यों है, एक्टिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज नहीं है, यहाँ पे लैक्टोज मीडियम में मौजूद नहीं है, इसीलिए ये प्रोटीन एक्टिव है। अब इस प्रोटीन का काम क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस प्रोटीन का काम है ऑपरेटर से बाइंड करना। ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है, तो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर गया। जब ये ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो सही मीडियम में, बट यहाँ पे ये प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये इसको प्रमोटर से बाइंड करने की परमिशन नहीं देगा। तो जब प्रमोटर से ये आके बाइंड नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं है तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। एमआरएनए का नहीं बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जो भी स्ट्रक्चरल जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगी, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगी तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगी तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में ये लैक्टोज से ऑपरेट होता है, मतलब लैक्टोज नहीं है तो ये मैकेनिज्म ऑफ है। ये मैकेनिज्म कैसा है, जनरली ये जीन ऑफ है, इसका मतलब ये मैकेनिज्म अभी नहीं चल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये जीन ऑफ है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा है। तो पहली कंडीशन हमने पढ़ी जहाँ पे लैक्टोज नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं जहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, मीडियम है, उस मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। तो जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक ऑपेरॉन कैसे काम करेगा, इसकी हम डिटेलिंग कर रहे हैं। तो ये पूरी ऑपेरॉन है, इस पूरी ऑपेरॉन में यहाँ पे हमने पढ़ा क्या क्या है, यहाँ पे रिप्रेसर जीन है, ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, राइट। अब यहाँ पे दिस इज प्रमोटर। नाउ इस आई जीन ने, इस रिप्रेसर जीन ने क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया,
क्योंकि ये तो हमेशा बनाएगा ही बनाएगा, चाहे लैक्टोज हो चाहे लैक्टोज ना हो। ये कंडीशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई ने पहले आरएनए बनाया, एमआरएनए, और एमआरएनए से बना एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बना ये? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसा था? पहले एक्टिव था, ये शुरुआत में एक्टिव ही बनता है। अब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज आ गया। जैसे ही ये लैक्टोज आ गया तो ये लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा। जैसे ही लैक्टोज यहां पे रिप्रेसर से आके बाइंड करेगा तो इस एक्टिव प्रोटीन को ये कर देगा इनएक्टिव। ये बाइंड हो गया और इसके बाइंड होते ही जो प्रोटीन एक्टिव था वो हो गया इनएक्टिव। ये एक्टिव हमेशा रहेगा। हमेशा का मतलब क्या है कि शुरुआत में ये एक्टिव ही रहेगा, क्लियर, और ये जीन एक्सप्रेस होगा ही होगा, ये बात हमेशा याद रखनी है। बट लैक्टोज के आने से इसकी एक्टिविटी खत्म हो गई, ये हो गया इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अब अगर ये इनएक्टिव कंडीशन में है तो इसकी एक्टिविटी नहीं होने की वजह से ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। जब ये ऑपरेटर से आके बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज की जो पूरी थीम है काम करने की, वो यहाँ पे काम करेगी, वो बहुत खुश हो जाएगा और वो यहाँ पे प्रमोटर से आके बाइंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे वो प्रमोटर से आके बाइंड करेगा। जब वो प्रमोटर से आके बाइंड करेगा तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से क्या होगा? पॉलीमराइजेशन शुरू होगा। और जैसे ही पॉलीमराइजेशन शुरू होगा यहाँ पे चेन आगे बनती चली जाएगी और जीन्स जो है ऑन कंडीशन में हैं ही, और जीन्स क्या करेंगे? एमआरएनए बनाएंगे, एक सिंगल एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। अगर एमआरएनए बना है तो मैकेनिज्म ऑन है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होगा और यहाँ पे Z जीन बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाएगा परमिएज और A बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। इन सब के फंक्शन हमने डिटेल कर लिए कि किसका क्या फंक्शन है। अब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। अब मीडियम में जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो नेचुरली उसी लैक्टोज पे काम करना है इस एंजाइम को जिसके लिए इसको बनाया गया है। तो ये लैक्टोज पे काम करेगा और लैक्टोज पे काम करके ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टोज को सेल में अंदर लाने वाला, उसकी एंट्री को परमिट करवाने वाला परमिएज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला ट्रांस एसिटाइलेज, ये सब मिलके काम करेंगे। ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये मिलके काम करेंगे और यहाँ पे इनका मिला जुला काम कहाँ पे दिखाई देगा? इस लैक्टोज को तोड़ने में। और ये लैक्टोज टूट के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जीन ऑन था। जब जीन ऑन था तो जीन ने एक्सप्रेस किया तो उससे एंजाइम्स बने और यहाँ पे एंजाइम बनने की वजह से लैक्टोज का ब्रेकडाउन हुआ और जिस मोटो से ये पूरा ऑपेरॉन स्टार्ट किया गया था वो फुलफिल हुआ। लैक्टोज को तोड़ना यानी कि मोटो का यहाँ पे प्रॉपर कि किस कारण से ऑपेरॉन चलाया गया है वो कारण यहाँ पे फुलफिल हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम लैक ऑपेरॉन की बात करते हैं तो उसमें जितने भी जीन्स हैं उन्होंने कैसे काम किया, तो उनके फंक्शनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आई की फंक्शनिंग क्या है, ओ की क्या है, पी की क्या है, स्ट्रक्चर की क्या है, जेड वाई ए की क्या क्या फंक्शनिंग है। बट इनके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। लैक्टोज, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, लैक्टोज का एब्रिवेटिव फॉर्म है लैक। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है लैक ऑपेरॉन का, इसका मतलब पूरा अगर हम बोले तो उसको बोलेंगे हम लैक्टोज ऑपेरॉन, राइट। नाउ आई जीन, इस ऑपेरॉन में जो आई जीन है, इस आई जीन का अगर हम फंक्शन देखें तो हम क्या बोलेंगे, इस ऑपेरॉन का आई जीन हमेशा एक्सप्रेस हो रहा था, चाहे लैक्टोज हो चाहे लैक्टोज ना हो। ऐसे जीन जो हमेशा ऑन रहते हैं, हाउस कीपिंग जीन, और इन्हीं को ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, जो हमेशा ऑन रहते हैं, ये हमेशा अपना प्रोडक्ट बनाते हैं,
राइट। इनका प्रोडक्ट किसी से भी प्रभावित नहीं होता, किसी के होने या ना होने से प्रभावित नहीं होता। तो सच जीन्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। ZYA जीन, ZYA जीन लैक्टोज के होने या ना होने से प्रभावित हो जाते हैं। अगर लैक्टोज नहीं है तो ये जीन ऑफ रहेंगे। ये जीन कैसे रहेंगे? ऑफ रहेंगे, राइट। यानी कि इनको जो एंजाइम बनाना है वो एंजाइम नहीं बनाएंगे। जैसे ही लैक्टोज आ जाता है तो ये जीन अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे। तो जो जीन कंडीशन के हिसाब से ऑन एंड ऑफ हो जाए, such genes are known as non-constitutive gene. Such genes are known as non-constitutive gene, luxury gene, smart gene, right? Next, it is a catabolic pathway, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, तो वो एक कैटाबॉलिक पाथवे है, राइट। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लैक ऑपेरॉन जो है ये कैसा जीन है या इसका मैकेनिज्म कैसा है, तो ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। ये जर्नली ऑफ होता है और इस मैकेनिज्म को ऑन किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जो मैकेनिज्म ऑफ हो, जिसको ऑन किया जाए, वो है इंड्यूसिबल। ऑफ को ऑन करना इंड्यूसिबल, राइट। एंड यहां पे जो इंड्यूसर है वो है लैक्टोज। मैकेनिज्म को जो ऑन करवाता है, जिसकी वजह से पूरा मैकेनिज्म चलता है, जीन, स्ट्रक्चरल जीन अपना प्रोडक्ट या अपने एंजाइम्स बनाते हैं, तो यहां पे इंड्यूस करने वाला लैक्टोज, वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज ही इंड्यूसर है और इसी का ही ब्रेकडाउन होता है। रियल इंड्यूसर एलो लैक्टोज, जब सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वहां पे लैक्टोज ना मिलके एलो लैक्टोज मिलता है, दैट इज द आइसोमर ऑफ द लैक्टोज। तो एक्चुअली में एलो लैक्टोज होता है, जिसको हम लैक्टोज के नाम से इस ऑपेरॉन में पढ़ते हैं, राइट। अब एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot be entered. हमने क्या बोला कि ये जो लैक ऑपेरॉन वाला पूरा कॉन्सेप्ट है या पूरा जो मॉडल है, ये जर्नली ऑफ रहता है, इंड्यूसिबल टाइप है, इसको ऑन करना पड़ता है। द क्वेश्चन इज दैट इट इज नॉट 100% ऑफ। ये 100% ऑफ नहीं होता। ये 100% ऑफ क्यों नहीं होता, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जब यहां पे जब सेल में इस कॉन्सेप्ट को लागू करना होगा और कल्चर मीडियम से लैक्टोज को बाहर से अंदर ले जाना होगा, लैक्टोज को बाहर से अंदर ले जाना होगा, तो बाहर से अंदर ले जाने के लिए परमिएज, बाहर से अंदर ले जाने के लिए परमिएज, और परमिएज को बनाने वाला वाई जीन, परमिएज को बनाने वाला वाई जीन, और वाई जीन स्ट्रक्चरल जीन है। अगर मैकेनिज्म ऑफ है, जस्ट इन केस हम मान रहे हैं कि मैकेनिज्म 100% ऑफ है, तो वाई जीन परमिएज नहीं बनाएगा, और वाई जीन परमिएज नहीं बनाएगा तो लैक्टोज कभी भी मीडियम से सेल में एंटर ही नहीं कर सकता, कोई चांस ही नहीं है इसके एंटर करने से। तो एनसीईआरटी ने ये बोला है कि ये जो मैकेनिज्म है ये 100% ऑफ नहीं रहता, ये 1 to 2% यानी कि बहुत ही कम लेवल पे ये मैकेनिज्म चलता रहता है, और इस मैकेनिज्म के चलने की वजह से परमिएज बनता रहता है, और जब भी लैक्टोज आता है तो ये परमिएज ही लैक्टोज को अंदर आने की परमिशन देता है। तो ये 100% ऑफ कभी भी नहीं होता, राइट। सो a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. It never ever be 100% off. ये बहुत ही लो लेवल पे सेल में चलता रहता है, राइट। अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट बी एंटर। अगर ये मैकेनिज्म 100% ऑफ होगा तो परमेज नहीं बन पाएगा और लैक्टोज सेल में कभी भी चाह के भी एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये 100% ऑफ मैकेनिज्म नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लैक ऑपेरॉन मैकेनिज्म।